पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के पहले क्लास में हम लोगों ने समझा कि पर्यावरण अर्थशास्त्र क्या है। उसके बाद हम लोगों ने सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में समझा और फिर एक टॉपिक था बाह्यता, उसके बारे में समझा। आज की जो ये क्लास है यहाँ पे हम लोग कोज थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। इसे कोज सिद्धांत के भी नाम से जाना जाता है और कोज थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय जो जाता है, इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्री प्रोफेसर रोनाल्ड कोज को दिया जाता है। इसीलिए इस सिद्धांत को कोज सिद्धांत या कोज थ्योरम या कोज थ्योरी भी कहते हैं। अब समझते हैं कि यह थ्योरम कहता क्या है। ये जो थ्योरम है ये वास्तव में पर्यावरण की समस्या से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है, या आप कह सकते हैं कि पर्यावरणीय अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ एक सिद्धांत है। तो पर्यावरण या पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की कुछ समस्याएं हैं और पर्यावरण की ऐसी ही समस्याओं के समाधान से जुड़ा हुआ ये सिद्धांत इस बात को बताता है कि, अब ध्यान से सुनेंगे, बाजार यंत्र के द्वारा पर्यावरण की समस्या को सुधारा जा सकता है। पर्यावरण की समस्या से या पर्यावरण की समस्या के समाधान से जुड़ा यह सिद्धांत इस बात को प्रतिपादित करता है कि बाजार यंत्र के द्वारा पर्यावरण की समस्या को सुधारा जा सकता है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है? सामान्यतः यह प्रतिपादित किया जाता है कि पर्यावरण की समस्या बाजार यंत्र के क्रियाशीलन के द्वारा बढ़ जाती है। यह सिद्धांत क्या बताता है कि बाजार यंत्र के द्वारा पर्यावरण की समस्या को सुधारा जा सकता है। सामान्य क्या देखा जाता है? सामान्य स्थिति में इस बात को बताया जाता है कि पर्यावरण की समस्या बाजार यंत्र के क्रियाशीलन के द्वारा बढ़ जाती है। लेकिन कोज का मानना था कि यदि संपत्ति का अधिकार परिभाषित हो, यानी संपत्ति का अधिकार मतलब ऐसी संपत्ति, अब संपत्ति को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे कोई नदी हो गया, कोई तालाब हो गया, कोई झरना हो गया, कोई झील हो गई, कोई पर्वत हो गया, कुछ भी हो गया, कोई पहाड़ी हो गई, कोई पहाड़ हो गया, यानी संसाधन। संपत्ति का अधिकार मतलब संसाधन का अधिकार। अगर संसाधन का अधिकार परिभाषित हो जाए और लेन देन व्यवहार संबंधी लागत शून्य हो जाए तो पर्यावरण समस्या सृजित करने वाले तथा उससे पीड़ित लोग परस्पर आंतरिक रूप से समझौता कर लेंगे और इससे पर्यावरण की समस्या कम हो जाएगी। यही है कोज थ्योरम। कोज थ्योरम वास्तव में पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है एक समझौते के माध्यम से। चलिए आगे भी देखते हैं। ऐसी स्थिति में फिर क्या होता है कि पर्यावरणीय समस्या को कम करने के लिए न तो सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता होगी और न ही करारोपण की। कोज ने बताया कि अगर ये बात क्लियर हो जाए कि संपत्ति का अधिकार किसके पास है तो एक समझौता होगा और उस समझौता से ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। और इस समस्या को ख़त्म करने के लिए न तो सरकारी नियंत्रण की आवश्यकता होगी और न ही करारोपण की आवश्यकता होगी। इनके सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं देख लेते हैं। पहली मान्यता इन्होंने बताया कि संपत्ति का अधिकार यहाँ पे परिभाषित होना चाहिए, यानी कोई भी संपत्ति या संसाधन जो है इस पे अधिकार किसका है, ये इनके सिद्धांत की महत्वपूर्ण शर्त है। जब तक ये नहीं क्लियर तब तक इनका सिद्धांत लागू नहीं होगा। दूसरा, लेन देन व्यवहार से संबंधित लागत शून्य हो, ट्रांजैक्शन कॉस्ट शून्य हो, ऐसा इनका मानना था। हालांकि यही पॉइंट बाद में इनके सिद्धांत के आलोचना का विषय बन जाता है। तीसरी इनके सिद्धांत की मान्यता है कि क्षतिपूर्ति को सहन किया जाए और मापा जाए, या आप कह सकते हैं तीसरी मान्यता है क्षतिपूर्ति को सहन किया जाए और ये भी बताए कि इसको मापा जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है ये ट्रैफिक के संबंध में लागू नहीं होता है। इन चार मान्यताओं के आधार पे इनका सिद्धांत आगे बढ़ता है।
अब चलिए इनके सिद्धांत को एक उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मान लेते हैं कि एक नदी है, ठीक है। अब ये जो नदी है, नदी तो वास्तव में एक सार्वजनिक वस्तु है। तो सार्वजनिक वस्तु का उपयोग कौन करेगा, ये बात पहले से तो निश्चित होती नहीं है जब तक कि इसमें सरकार या कोर्ट का हस्तक्षेप न हो, ठीक। तो नदी का उपयोग उद्योगपति भी करेगा, जिसको इंडस्ट्री चलाना है वो भी इसका उपयोग कर सकता है, इसके पानी का। साथ ही साथ मछुआरा भी करना चाहेगा मछलियों के लिए। लेकिन जो दोनों के कार्य हैं ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे जो उद्योगपति है उसको पानी की ज़रूरत होगी, यानी वो ये चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी उपलब्ध हो ताकि उसकी इंडस्ट्री चल सके। मछुआरा ये चाहेगा कि नदी में पानी हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रहे ताकि उसमें वो मछली पालन कर सके। उद्योगपति नदी का पानी भी लेगा, हो सकता है कि अपनी फैक्ट्री का सीवेज जो है उसको भी नदी में लाके छोड़े। तो एक तरफ तो नदी का पानी भी ले रहा है, दूसरी तरफ नदी के पानी को गंदा कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे उद्योग आप देखते होंगे, जैसे जहाँ पे चमड़ा उद्योग है वो नदी से पानी भी ले रहे हैं और नदी में गंदा पानी भी छोड़ रहे हैं। मछुआरा वो चाहेगा कि नदी में पानी भी ज़्यादा रहे और नदी का पानी भी साफ रहे। तो नदी जो सार्वजनिक वस्तु है इसका उपयोग करने का अधिकार तो दोनों को है, लेकिन दोनों के कार्य एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों के कार्य एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं। अब इसी समस्या का समाधान करने का प्रयास किया कोज ने या कोज थ्योरम ने। आगे चलिए देखते हैं। नदी है सार्वजनिक वस्तु, इसका स्वामित्व किसे प्राप्त होगा, इस बात का निर्धारण होगा कोर्ट के द्वारा। मान लीजिए कोर्ट ने किसी एक को स्वामित्व इसका दे दिया, तो स्वामित्व जब दे देगा तो ठीक है, लेकिन जो अगला आदमी है वो भी ऐसा तो है नहीं कि इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करेगा, वो भी करेगा। अब यह है कि जिसके पास स्वामित्व हो जाएगा वो दूसरे के उपयोगिता को कम कर देगा। जैसे मान लीजिए उद्योग के पास स्वामित्व हो गया, वो पानी भी लेगा, गंदा पानी भी छोड़ेगा, लेकिन मछुआरे को मछली पकड़ने से मना नहीं करेगा। लेकिन ऐसे स्थिति में जब उसमें पानी कम रहेगा, पानी गंदा रहेगा, तो पहली चीज़ मछलियाँ कम रहेंगी, दूसरी चीज़ गंदा पानी आने से मछलियाँ मरने लगेंगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो दूसरा है यानी जिसके पास स्वामित्व नहीं है उसकी उपयोगिता लगातार कम हो रही है। ऐसे में फिर यहाँ पे एक विरोध उत्पन्न होगा। इस विरोध के आगे फिर क्या होगा, समझौता होगा, और इसी समझौता के माध्यम से नदी के पानी को प्रदूषित होने से रोका जा सकेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोका जाएगा। यही समझौता, यही समाधान बताया कोज थ्योरम ने। इसका एक डायग्राम है, देख लीजिए। ये जो रेखा है MEC, MSB, MSC, इन्हीं तीनों पे आधारित पूरी थ्योरी है। MSC जो है ये बता रहा है मार्जिनल सोशल कॉस्ट को, सीमांत सामाजिक लागत, सामाजिक सीमांत लागत। MSC ये क्या बता रहा है, सीमांत सामाजिक लागत को, ठीक है। उसके बाद MSB, MSB आपका बता रहा है, क्या बता रहा है, मार्जिनल सोशल बेनिफिट, सीमांत सामाजिक लाभ। और MEC, MEC क्या बता रहा है, मार्जिनल एक्सटर्निटी कॉस्ट, सीमांत बाह्यता लागत। MEC कहाँ पे है, MEC ये हुई, ठीक है। X अक्ष पे मात्रा को लिया गया है और Y अक्ष पे कीमत को लिया गया है। तो अगर उद्योग के पास स्वामित्व है, डायग्राम पे अगर देखें, उद्योग के पास अगर स्वामित्व रहेगा तो वो उत्पादन जो करेगा वो QC के बराबर करेगा, OQC, यहाँ से लेके यहाँ तक उत्पादन करेगा, ठीक है। और ऐसे में जो वो कीमत अदा करेगा वो कीमत हो जाएगी, आप इसे यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। कोई पॉइंट आप इसको नाम दे दीजिए।
मान लीजिए आपने दे दिया पीसी, ठीक है, तो ओपीसी के बराबर ये कीमत अदा करेगा और ओक्यूसी के बराबर प्रोडक्शन का या प्रोडक्शन इतना करेगा। उसके बाद अगर ऐसा हो जाए कि स्वामित्व तो मछुआरे के पास हो जाए, तो अगर मछुआरे के पास स्वामित्व हो जाएगा तो उसका उत्पादन शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ये चाहेगा कि नदी को साफ और स्वच्छ रखे, क्योंकि पहले वो नदी को साफ और स्वच्छ रखेगा, बाद में फिर इसमें मछली पालन या मछलियों को पकड़ने का कार्य करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी स्थिति हो, चाहे स्वामित्व उद्योगपति के पास रहे या स्वामित्व मछुआरे के पास रहे, दोनों में स्थिति जो है वो विवाद वाली है। तो ऐसे में क्या होगा, इस प्रकार दोनों ही स्थिति में स्वामित्व चाहे उद्योग के पास हो या मछुआरे के पास हो, आपस में दोनों करेंगे समझौता। और आपस में समझौता करने के बाद अब डायग्राम में आप देख लीजिएगा, एक्स वाई के बराबर जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, समझौते के माध्यम से इसे सहन या वहन कर लेंगे। और फिर ये जो पॉइंट है MSB इक्वल टू MSC बिंदु E, यहाँ पे जो है उत्पादन शुरू होगा। डायग्राम में चलिए आपको दिखा देते हैं। समझौता करने के बाद दोनों आपस में जब समझौता कर लेंगे तो जो टोटल प्रोडक्शन होगा OQE के बराबर। उद्योग के पास जब स्वामित्व था तब प्रोडक्शन होता था OQC के बराबर, तो पहले से थोड़ा सा प्रोडक्शन घट रहा। मछुआरे के पास स्वामित्व जाता है तो प्रोडक्शन बिल्कुल शून्य हो जाता है। मछुआरे के पास स्वामित्व जब रहेगा तो प्रोडक्शन बिल्कुल शून्य रहता है। लेकिन समझौता जब कर लेंगे तो उत्पादन हो जाएगा OQE के बराबर, और जो कीमत है कीमत निर्धारित हो जाएगी OPE के बराबर। यानी कि इस बिंदु पे संतुलन की स्थिति देखने को मिल रही है। आप कह सकते हैं MSC इक्वल टू MSB। इस शर्त पे संतुलन स्तर है या समझौता स्तर है जहाँ पे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा और उत्पादन का स्तर सभी लोगों के लिए समान रहेगा, चाहे वो उद्योगपति रहें चाहे वो मछुआरा रहें। ठीक है, तो यही एक समझौता स्तर होगा। इसी स्तर को समझाने का कार्य किया कोज थ्योरम ने। यानी कोज थ्योरम ने यह बताया कि समझौते के माध्यम से एक स्थिति ऐसी हो सकती है जहां की सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना पड़ेगा, यानी सरकार को किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाना पड़ेगा, सरकार को किसी भी प्रकार का टैक्सेशन नहीं लगाना पड़ेगा, फिर भी पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचेगी और उत्पादन भी लगातार अपने तरीके से होता रहेगा। दोनों लोग इसमें लाभ की स्थिति में रहेंगे। यही पूरा निचोड़ है कोज थ्योरम का। ठीक है, तो डायग्राम भी हो गया। लास्ट पॉइंट यही है कि MSB इक्वल टू MSC, मार्जिनल सोशल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल सोशल कॉस्ट। बिंदु ई पे हमने दिखा ही दिया डायग्राम में कि बिंदु ई पे संतुलन है। PE कीमत मैंने बता ही दिया और उत्पादन स्तर भी बता दिया कि OQE के बराबर उत्पादन हो रहा है। हालांकि ये उत्पादन जब उद्योग के पास स्वामित्व था उसकी तुलना में थोड़ा सा कम है, लेकिन इस उत्पादन स्तर से दोनों लोग क्या है, संतुलन की अवस्था में है। तो यही जो है एक समाधान होगा कोज थ्योरम के माध्यम से, यानी यही समझौता की स्थिति होगी और यही एक बेहतर स्थिति होगी। कोज थ्योरम के सिद्धांत की कुछ सीमाएं या आलोचनाएं। इनका सिद्धांत जो भी समाधान प्रस्तुत किया ठीक है, लेकिन कोई भी सिद्धांत आता है उसकी आलोचनाएं जरूर देखने को मिल जाती हैं। तो इनके सिद्धांत में भी कुछ आलोचनाएं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार किसको देना है, ये सबसे बड़ी समस्या है। वास्तव में आप भी ये बात को समझ सकते हैं कि जैसे नदी का पानी हो गया, अब नदी के पानी का स्वामित्व किसको दे दिया जाए, उद्योगपति को दे दिया जाए कि मछुआरे को दे दिया जाए, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। तो इस समस्या का कोज थ्योरम अच्छे से समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता है। बहुत कम मान्यता इन्होंने अपने सिद्धांत में लिया। ट्रैफिक या भीड़ भाड़ में ये लागू नहीं होता है, यानी जहाँ पे ज़्यादा लोग हो जाएंगे, जैसे अभी तो यहाँ हम लोगों ने केवल 2 लोगों की बात किया, उद्योगपति को लिया, मछुआरों को लिया। अभी बहुत सारे लोग अगर आ जाएं इसका उपयोग करने के लिए तो इस बारे में इनका सिद्धांत कोई भी समाधान प्रस्तुत नहीं कर पाता है। यानी इनके सिद्धांत के द्वारा इस तरह की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट है कि लेन देन व्यवहार से संबंधित लागत जो इन्होंने शून्य बोला, ये अव्यवहारिक मान्यता है।
ट्रांजैक्शन कॉस्ट 0 ये अव्यवहारिक है। तो इन बिंदुओं के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि इनका सिद्धांत जो है वो आलोचना का विषय बन गया। तो इस तरह से हम लोगों ने पर्यावरणीय अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत कोज थ्योरम को देखा। आपके एग्जाम में कोज थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जिम्मेदारी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को उठाएं और आप ये देखें कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आपको इस नोट्स या वीडियो से कवर हो पा रहे हैं कि नहीं। इस बारे में भी मैं आपसे क्लियरली बात कर देता हूँ। कोई भी थ्योरी हो, बहुत सारे क्वेश्चंस नेट के एग्ज़ाम में ऐसे पूछ लेते हैं जो कि आप उस थ्योरी को पढ़े रहेंगे किसी बुक से, किसी नोट्स से, कहीं से, लेकिन एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपके उस बुक में नहीं रहेगा या उस नोट्स में नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको फ़ायदा क्या देगा? यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने से। तो जैसे मैंने कोज थ्योरम में इतनी चीज़ें आपको करा दिया, अब ये नहीं हम कह सकते कि ये संपूर्ण है, लेकिन ये कह सकता हूँ कि इनका सिद्धांत वास्तव में इसी के आसपास रहता है। आपकी जिम्मेदारी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को जो कि कोज थ्योरम से रिलेटेड आए हैं, कोज प्रमेय से रिलेटेड आए हैं, सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का प्रयास करें और जो जो नए पॉइंट मिलेंगे, आप अगर नोट्स बना रहे हैं उन पॉइंट को अपने इस नोट्स में ऐड कर लें तो कोज थ्योरम की ये जो नोट्स है आपकी संपूर्ण नोट्स बन जाएगी। हालांकि जो इनकी थ्योरी है वो सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट रूप से बता ही दिया। तो यहाँ पे ये भी क्लास ख़त्म होती है। एनवायरनमेंट की महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, पढ़िए और इसके पिछले वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व कीजिए ताकि कोज थ्योरम आपका अच्छे से तैयार हो जाए।